नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दीक्षा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत रोचक टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं। क्या है वो रोचक टॉपिक? भारत के 15वें राष्ट्रपति। क्या है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, कौन इसे आयोजित करवाता है, इन सब के बारे में आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कौन इसमें वोट दे सकता है, कौन इसमें वोट नहीं दे सकता है, इन सब के बारे में प्रकाश डालेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया, हम हरदम छोटे छोटे प्रयास करते हैं, प्रयास में ही साहस है। एग्जाम्स का माहौल चल रहा है, सवाल बन सकते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल मैसेज मैं आपको देने वाला हूँ। हम सबके पास प्रतिभा जो होती है वो समान नहीं होती। हम सबके पास प्रतिभाएं समान नहीं होती, पर अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए हम सब लोगों के पास समान अवसर होते हैं। वापिस से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम सब लोगों के पास समान प्रतिभाएं नहीं होती, पर अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए हम सब लोगों के पास समान अवसर होता है। तो इसी मैसेज के साथ आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्या है इनका सफरनामा, क्या है इनकी उपलब्धियां, कैसे इन्होंने इस मुकाम तक अपना सफर शुरू किया और कैसे इसको अंजाम दिया, आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब गौर फरमाने की बात क्या है, 15वें राष्ट्रपति पर चुनाव कौन सा है? 16वां। इसके बारे में प्रकाश डालते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 में वो राष्ट्रपति बने। पर उस समय सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक सभा ने यह फैसला लिया कि राष्ट्रपति के चुनाव आम चुनाव के पश्चात होंगे। तो वो कब हुए? 1952 में। तो ऑफिशियली 1952 से लेके 1962 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे, पर उन्होंने 1950 से अपनी यात्रा स्टार्ट कर ली थी। तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति 1950 से लेके 1962 तक रहे। और ये सवाल बन सकता है, पर ये 15वें राष्ट्रपति जो हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। 16वां ये चुनाव है। तो ये भी आपके संज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है और परीक्षाओं का माहौल है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं प्रस्तावना की, प्रियम्बल की। प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द है उस पर गौर फरमाइएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब यह होता है कि भारत अपने देश के आंतरिक और एक्सटर्नल फैसले लेने के लिए संपन्न है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गणराज्य का मतलब है जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट किया जाता है। गणराज्य में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाता है। यह भी एक सवाल बन सकता है। तो इसके बारे में भी आपको गौर फरमाना है कि गणराज्य का मतलब क्या है। हेड ऑफ द स्टेट, जिसको तीनों सेनाएं रिपोर्ट करती है, उसको इलेक्ट किया जाता है। तो क्या है इसकी प्रक्रिया, क्या है चुनाव का प्रोसेस, वो पूरा अपन डिटेल में समझेंगे अगली स्लाइड में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रपति का चुनाव, कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में प्रकाश डालते हैं, उसको भी हमने याद करने की आपको टेक्निक सिखा दी है। वो क्या है टेक्निक, सीखिएगा। EPTRE। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव, ई का मतलब है इलेक्शन। आर्टिकल 55 प्रोसेस, प्रक्रिया। आर्टिकल 56 टेन्योर। आर्टिकल 57 रीअपॉइंटमेंट। आर्टिकल 58 एलिजिबिलिटी। तो कैसे याद कर सकते हैं आप? EPTRE शॉर्ट फॉर्म है, याद करने का तरीका है। ई का मतलब है आर्टिकल 54 जो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, इलेक्शन। पी का मतलब है इलेक्शन की प्रक्रिया, जो बताते हैं आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 56 में क्या बताते हैं? टी कार्यकाल पूरा टेन्योर, ठीक है। आर्टिकल 57 क्या बताता है? पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 58 क्या बताता है? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के मैंने आपको बताया है कि 3 मुख्य बिंदु है। सबसे पहले वो भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम उनकी जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा की सदस्यता लेने की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो मीट करने चाहिए। ये 3 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले आपको याद करने का तरीका क्या है? EPTRE। आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए EPTRE।
तो आपको सारे आर्टिकल शॉर्ट में याद हो जाएंगे। ई का मतलब है आर्टिकल 54 इलेक्शन, पी का मतलब है प्रोसेस आर्टिकल 55, आर्टिकल 56 क्या बताता है टेन्योर कार्यकाल का समय, उसके बाद आर्टिकल 57 क्या है रीअपॉइंटमेंट पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, और लास्ट का आर्टिकल 58 वो क्या बताता है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता एलिजिबिलिटी। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता क्या है, आपकी मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा के सदस्यता लेने के लिए सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कौन करवाता है ये चुनाव का आयोजन? भारतीय चुनाव आयोग ये इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। तो ये भी आपका एक सवाल बन सकता है कि इसका आयोजन कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। अब इसमें वोट कौन दे सकता है, इसमें हिस्सेदारी कौन ले सकता है? तो इसमें अगले पैराग्राफ में निर्वाचित शब्द पे बहुत वजन दिया जा रहा है। वो सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं, निर्वाचित हुए हैं, वो ही इस प्रक्रिया में अपना मत, अपनी हिस्सेदारी दिखा सकते हैं। राष्ट्रपति 12 राज्यसभा के सदस्यों को नियुक्त करता है, उनको इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसमें कौन भाग ले सकता है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है निर्वाचित। वो सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं, आम जनसक ने उन्हें वोट दिया है, उनको इस प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। तो अब इस पैराग्राफ को आप समझिएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद के उच्च एवं निम्न सदन के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित। अब इसमें एक अपवाद कह लीजिए या एक रोचक तत्व ले लीजिए जो आपके संज्ञान में होना जरूरी है। राज्य विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। राज्य विधानसभा परिषदों के सदस्य, राज्य विधान परिषदों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। कौन कौन? राजस्थान में तो राज्य विधान परिषद नहीं है, पर कौन कौन से राज्यों में है ये भी सवाल बन सकता है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। PKM UBA, टी का मतलब क्या है तेलंगाना, के का मतलब क्या है कर्नाटका, एम का मतलब क्या है महाराष्ट्र, यू का मतलब है उत्तर प्रदेश, बी का मतलब है बिहार, ए का मतलब है आंध्र प्रदेश। PKM UBA इन सब राज्यों में राज्य विधान परिषद है, इनके सदस्य इस राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। तो आपका सवाल बन सकता है कि निम्न में से कौन से राज्यों में राज्य विधान परिषद है या नहीं है? तो इन सब राज्यों में राज्य विधान परिषद है। सबसे पहले इसको याद कैसे करें? TKM UBA, टी का मतलब मैंने आपको बताया तेलंगाना, के का मतलब बताया मैंने कर्नाटका, एम का मतलब बताया महाराष्ट्र, यू का मतलब बताया उत्तर प्रदेश, बी का मतलब बताया बिहार, और ए का मतलब मैंने क्या बताया आंध्र प्रदेश। तो ये आपके संज्ञान में होना चाहिए। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। क्या है राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया? इस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये आपका सवाल बन सकता है, इसीलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 लोगों को, 50% प्रस्तावकों को, 50 समर्थकों, 50 तो प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करना होता है। एक राष्ट्रपति पद के पोटेंशियल उम्मीदवार को 50 लोग प्रपोज करने चाहिए और 50 लोग सपोर्ट करने चाहिए। लोगों का मतलब है सदस्य, निर्वाचित सदस्य। 50 निर्वाचित सदस्य उनको प्रपोज, उनका नाम प्रपोज करना चाहिए उन लोगों को, और 50 निर्वाचित सदस्यों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें एक और गौर कर सकते हैं कि कोई भी सदस्य सिर्फ एक ही उम्मीदवार को प्रपोज कर सकता है, एक से अधिक उम्मीदवार को प्रपोज नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर सवाल बन सकता है कि एक सदस्य, निर्वाचित सदस्य सिर्फ एक ही उम्मीदवार को प्रपोज कर सकता है, एक से अधिक प्रपोजल्स एक्सेप्टेड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। ये भी बहुत सवाल ध्यान में रखना है आपको। ये सदस्य मैंने आपको पहले ही बताया कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, कोई भी सदस्य हो सकता है। ही कुड बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही कुड बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि एक सदस्य, निर्वाचित सदस्य सिर्फ एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार को ही प्रपोज, उनका नाम ही प्रपोज कर सकते हैं, एक से अधिक नामों का प्रस्ताव वो नहीं रख सकते। इस पे भी सवाल बन सकता है, तो ये आपके संज्ञान में हम शेयर कर रहे हैं। ये प्रस्तावक को समस्त राज्य व राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं।
ठीक है, 50 प्रस्तावों का जो नियम है वो 1974 से लागू हुआ। वर्ष 1974 में ये पाया गया कि जिन लोगों के चुनाव जीतने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने भी अपना नाम नामांकन सूची में डलवा दिया। तो 1974 वर्ष 1974 के पश्चात ये नियम लागू हो गया कि अगर आप राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो आपको 50 सदस्य आपका नाम प्रस्तावित करना चाहिए और 50 ही आप लोगों के पास में निर्वाचित सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ये उस समय नियम लागू हुआ। 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करवानी होती है। 15,000 रुपए की जमानत राशि आपको जमा करानी होती है जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी साबित करते हैं या चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस पूरे प्रेजेंटेशन का हम हमारे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ पिन भी कर देंगे। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला परीक्षाओं का माहौल है, इसमें से कुछ भी सवाल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। मतदान प्रणाली। प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती। एक वोट के रूप में नहीं की जाती। इसको पूरे प्रक्रिया को आगे आपको समझना चाहिए कि क्या प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का मूल्य 700 निश्चित है। 700 निश्चित है, डिफाइंड है। असली जो कैलकुलेशन होती है, जो गणना होती है, वो कहां होती है? विधायकों के वोट। विधायकों के वोट के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना चाहिए। सबसे पहले वो फॉर्मूला क्या है? 1971 में राज्य की जनगणना, उसका भाग दिया जाता है राज्य के टोटल विधानसभा के सदस्यों से और उसको गुणा किया जाता है 1000 से। तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है, एक विधायक के वोट का मूल्य निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें क्या है, सांसद के वोट का मूल्य तो 700 निश्चित है, पर विधायक के वोट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? 1971 में राज्य की जनगणना, जिस राज्य के विधायक की मूल्य निकालना है 1971 में, उस राज्य की जनगणना क्या थी, उसका भाग दिया जाता है राज्य विधानसभा के सदस्यों से और उसको गुणा किया जाता है 1000 से। अब सोचने वाला बिंदु यह है कि 1971 की राज्य की जनगणना ही क्यों? क्योंकि 1971 के राज्य की जनगणना इसलिए ली जाती है कि 1971 के पश्चात कई राज्यों में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ी, जबकि दूसरी ओर कई राज्यों में जनसंख्या स्थिर रही। तो इसको एवरेज आउट करने के लिए 1971 में राज्य की जनगणना को कंसीडर किया जाता है। वैसे इसमें एक और बिंदु है, संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या वर्ष 97 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें बदलाव वर्ष 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किया जाएगा। यह संशोधन अमेंडमेंट भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा संशोधन है। 84वां अमेंडमेंट है ये। तो अभी विधायक का मूल्य, उसके एक मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। अब कौन कौन से राज्य का क्या एक एक विधायक का मूल्य है, हमने कुछ आंकड़े आपके सामने साझा किए हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधायक के लिए सबसे अधिक वोट मूल्य 208 है। राजस्थान में एक विधायक का वोट मूल्य 129 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये सिर्फ 8 है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 8 है क्योंकि जनसंख्या बहुत कम थी। अब राजस्थान में एक विधायक का वोट मूल्य 129 है। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि कैसे निकाला गया ये आंकड़ा 129। अगली स्लाइड में आप उसको समझिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। राजस्थान में 1971 में जनसंख्या थी 2,57,65,806। 2,57,65,806। इस आधार पर राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा के वोट का मूल्य क्या हुआ, इसी फॉर्मूले को देखिए। 2,57,65,806, इसका भाग दिया 200 टोटल विधायकों की संख्या से, गुणा किया 1000 से, तो कितना निकला? 128.82 मतलब 129। ये आपका बहुत इजी आपको याद रहेगा, इससे आपके सवाल भी आ सकते हैं। अगर आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया तो आप बहुत आसानी से ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हमको ये उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा।
बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? अगर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 प्राप्त करना होता है। कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 प्राप्त करना होता है। इस बार का टोटल वैध मतों का वैल्यू क्या था? 10,56,980। इसको 2 से भाग दिया, प्लस 1 किया, 5,28,491 वर्ष 2022 के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी फिगर था। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो गुप्त मतदान की प्रक्रिया से होता है, सीक्रेट बैलेट है। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट बन सकता है सवाल, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, आपके संज्ञान में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कौन है हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है जो आदिवासी समुदाय से आती है। और क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं, इनके बारे में गौर फरमाइएगा। क्या इनका सफरनामा है तो हम पूरा आपके सामने साझा कर रहे हैं। 1958 20 जून को उड़ीसा के मयूरगंज में जन्म। 1979 से 1983 सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट रही। उसके बाद में 1994 से 1997 ऑनररी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया। 1997 पहली बार चुनाव लड़ा, पार्षद बनी। ऐतिहासिक वर्ष कौन सा है? 1997, 1997 जब इन्होंने पहली बार कोई इलेक्शन लड़ा और पार्षद बनी। 2000 में विधानसभा चुनाव जीती, राज्य मंत्री बनी। 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी, पहली महिला राज्यपाल बनी 2015 में झारखंड की। ये भी बहुत ऐतिहासिक मोमेंटस ओकेजन है, ये भी माइलस्टोन अचीव किया इन्होंने। 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2022 में पहली आदिवासी राष्ट्रपति भारत को मिली, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब सवाल बन सकते हैं। हेड ऑफ द स्टेट जो न्यूली अपॉइंटेड है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? आपके ज्ञान की गहराई क्या है? तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, आप लोगों के साथ साझा किया है। हमने पहले ही बताया परीक्षा का माहौल है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप इस पूरे प्रेजेंटेशन को हमारे कमेंट बॉक्स में ये पिन किया जाएगा, आप वहां से भी सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के परिणाम। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने 64.03% वोट हासिल करने में कामयाब रही। वहीं यशवंत सिन्हा जी 35.97% वोट हासिल कर सके। द्रौपदी मुर्मू का कुल 2824 वोट मिले। इन मतों का मूल्य 6,76,803 रहा। वहीं यशवंत सिन्हा जी को कुल 1857 वोट्स मिले। इन मतों का मूल्य 3,80,177 रहा। इनकी जीत का अंतर 2,96,626 वोट रहा। ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि सब इसमें अंतर कितना रहा? 2,96,626। दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिले? दूसरे कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा जी। ठीक है, तो यशवंत सिन्हा जी को कितने मिले? 1877 वोट्स मिले। द्रौपदी मुर्मू जी को 2,824 वोट मिले। ये सब सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था शिक्षा क्लासेस की ओर से, और आप इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखिए। आपकी कोई जिज्ञासा है जो हमारे इस छोटे से प्रयास में एड्रेस नहीं की गई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट रख सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम तुरंत उसका जवाब देगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे भी हम ज्ञानवर्धक रोचक कंटेंट आपके सामने रखेंगे। ऑल द बेस्ट। पीयूष पुरोहित साइनिंग ऑफ। हैव ए फैबुलस डे।